जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, जो मानव संसाधन है वह क्या है, इन सभी चीजों को पढ़ा था। मानव कैसे पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थान के बीच एक अंतर संबंध स्थापित करता है। और इसी बीच हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखो, शायद ये आपको समझ में आया हो या नहीं, लेकिन हम लोग इन दो चीजों को रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। एक मिनट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मान के चलिए कि हमारे देश का दक्षिणी हिस्सा है और इधर है अरब सागर। अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ है हिंद महासागर। अब यहाँ हमने देख रखा है कि तीन तरफ से ये क्या है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह जल से घिरा है, समुद्र से घिरा है। तो भारत के जो मेन भूमि है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो तो भारत का जो राष्ट्रीय संपदा है ही। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ देखो, ये मान लीजिए कि ये समुद्र तट है, एक तरफ से ही देखेंगे तो यहाँ से लेकर लगभग आप यहाँ इसे कर लेते हैं, जो कि होगा 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, समुद्री मील तक के क्षेत्र को भी भारत का ही संसाधन माना जाएगा। और तट रेखा से लेकर 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर के संसाधनों के साथ साथ समुद्र में 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र तक के संसाधन भी राष्ट्र के संसाधन कहे जाते हैं, जो कि भारत के संसाधन। ठीक उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा 200 नॉटिकल मील तक, और फिर नीचे भी वैसे ही 200 नॉटिकल मील तक ये संसाधन होते हैं। लेकिन फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, फिर क्या है ये? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आप ये समझ लो कि आप ऐसे ये मान लो कि तट था और तट से लेकर 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को हमने EEZ बोला था, ठीक है। लेकिन समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। फिर क्या इसके बाद क्या है? तो ये जो बाहर का जो आप क्षेत्र देख रहे हो ये है खुला समुद्र। खुला समुद्र, और इस पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है, और यही क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में आ जाता है, ठीक है। इस बीच में कोई भी चीजें होती हो, चाहे बहुमूल्य खनिज हो या तेल हो, उस पर किसी भी विशेष देश का अधिकार नहीं हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है? तो केवल खोज, वो भी मानव के कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि किसी विशेष किसी देश के द्वारा अपने लिए खोज किया जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अनुसंधान करना है तो मानव विकास के लिए कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी भी देश का आधिपत्य नहीं माना जाता है। तो यही सब क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में होते हैं। फिर है आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय संसाधन था, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन था, ये हम लोग समझ चुके थे। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी हम लोग समझ चुके थे। संभावित संसाधन क्या है, विकसित संसाधन क्या है, भंडार संसाधन क्या है, सब समझ चुके थे। आप लोग दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि संसाधन नियोजन के बारे में।
ठीक है। संसाधन नियोजन के बारे में तो हमने क्या बोला था कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारे पास मान लो कि संसाधन है, ठीक है, लेकिन हम इसका नियोजन नहीं कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये संसाधन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, हम सब भारत में ही देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहां जल की भारी कमी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जहां पर जल की उपलब्धता ठीक ठाक है। तो अब हमारे यहाँ प्रायः जल को बर्बाद कर दिया जाता है, जबकि दिल्ली हो, राजस्थान हो इत्यादि जगहों पर पानी की बहुत ही किल्लत होती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जल ही जीवन है, यह भी एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका भी हमें नियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, तभी हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों की जो भविष्य है वह सुधर सकता है। इसके बाद हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, आगे बढ़ेंगे। और चूंकि हम लोग बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, क्योंकि भूगोल बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर, लगभग 350 पेज का भूगोल है, तो हमें समय से पहले खत्म ही करना है, अपने एग्जामिनेशन को भी देखना है और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करते चलना है। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन को आप बढ़ाइएगा, ताकि चीजें ज्यादा और जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, वह है संसाधनों का संरक्षण। अब ये क्या है, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाना। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आप यहाँ देखो, नियोजित तरीके से यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से और विवेकपूर्ण तरीके से आप उपयोग करते हो तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप जल का इस्तेमाल करना ही बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जल का आप इस्तेमाल करो, लेकिन एक नियोजित तरीके से। अब जैसे मान के चलो कि आप नहाने बैठे हो और 3 बाल्टी पानी मार हरा हरा गिरा लिए देह पर, ठीक है, जबकि इसके बदले हम लोग अपने घर में झरना लगा सकते हैं, जिससे नियंत्रित रूप से पानी शरीर पर गिरता और जितनी आवश्यकता होती उतना ही पानी से हम लोग नहा लेते। उसके बाद हम लोग प्रायः गलती करते हैं, पानी पीने के लिए 1 लोटा या बड़ा सा गिलास भर लेते हैं और पीते हैं आधा और बाकी को फेंक देते हैं। इस तरीके से हम ना जाने कितने ऐसी गलतियां करते हैं जिससे जल का दुरुपयोग होता है, जो कि जल संसाधन खत्म होता है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां ही एक गलती का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद कोई उपाय नहीं रह जाता है। तो छोटी छोटी सुधार अगर हम करते हैं तो हम अपने संसाधनों का नियोजित तरीके से और विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश के बहुत सारे नेतागण, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने अपना अपना विचार दिया, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका क्या आप मतलब निकाल रहे हो, कहा है कि जब पेट भरना, अगर केवल पेट भरना होगा, जो हम लोग ये जो पेट की बात हो रही है, अगर पेट भरना होगा तो संसार में बहुत सी चीजें हैं जिससे हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन यहाँ आप पेटी की बात जब देख रहे हो, ये पेटी किसी बक्से की बात नहीं हो रही है। यह पेटी का मतलब समझ लो कि हमारी जो लोभ है, लोभ जो है, जो लालच है, लालच है, इस चीज की जो चीजें हैं वो हम नहीं भर सकते हैं। इसके लिए संसार में कोई चीज ऐसा नहीं बना है जो हमारे लालच, हमारे लिप्सा को पूर्ण कर सके। और यही है संसाधनों का विदोहन करने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका। लोग जो, कुछ लोग जो संपन्न हैं, वो लोग संसाधनों का इतनी बुरी तरीके से उसका विदोहन करते हैं कि बाकियों के लिए वह रह ही नहीं जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ये लालच भरे, जो लिप्सा भरे जो लोग हैं, जो संसाधनों को बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनके ये खिलाफ है, उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद गांधी जी ने कहा था कि मशीन जो है उसके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है वह बहुत ही घटिया और बहुत ही खराब चीजें हैं, उसके वह घोर विरोधी थे। अब इसका जो डेवलपर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं,
लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा, इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम मशीनों से, जैसे अब मान के चलो कि अगर आजकल देखना कि गांव में बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे मान लो कि मिट्टी की कटाई ही है, जो मिट्टी पहले के समय में मजदूर काटते थे, या नहर खोदने की बात हम लोग करते हैं, तो मजदूर काटते थे तो धीरे धीरे काम होता था, जिससे जो संसाधन है उसका विदोहन धीरे धीरे होता था, एक उपयोगी तरीके से होता था। लेकिन उसी के जगह पर हमने अब आज लगा दिया है जेसीबी जैसे बड़े बड़े एक्सकेवेटर, मशीनें लगा दी हैं जो संसाधनों को तेजी से विदोहित करते हैं। उसके बदले में जो लोग उसमें काम करते थे, जो लोग थे, वह लोग बेरोजगारी के शिकार होते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि हम कम, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, बस, और कुछ नहीं। और इस लाभ के चक्कर में चाहे लोग बेरोजगार हो जाए, चाहे संसाधन का बुरी तरीके से विदोहन हो जाए, मेरा अपना लाभ होना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इसी तरीके से लोगों ने अपना लिया है। तो मशीनों के द्वारा उत्पादन के विरोध में गांधी जी थे। इसके बाद नर्मदा बचाओ अभियान, जो कि नर्मदा नदी है उसको बचाने के लिए मेधा पाटकर ने अभियान चलाया था। इस चीज को आपको याद रखना है, ये जो आप टॉपिक है इसको याद रखेंगे। नर्मदा बचाओ अभियान ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कि निम्नलिखित में से किसने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेधा पाटेकर। उसके बाद बहुत ही फेमस है 1970 के दशक में चिपको आंदोलन, इसको हम लोग भूगोल में ही आगे पढ़ना है, पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसको शुरुआत किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, यानी हम लोग इसमें क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन के नेता या प्रथम अग्रता कौन थे, तो वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसी के साथ साथ वर्षा जल संचय, जो बारिश की पानी होती है उसको हम लोग किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, या तो भूमिगत कर लें, या फिर तालाबों में भर लें, या फिर छत के द्वारा पाइपों से उसको संग्रहित कर लें और कृषित भूमि का विस्तार करें। इसके लिए संदीप पांडे ने आंदोलन चलाया था, जो कि संसाधन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए उसकी रक्षा करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना ही संसाधन संरक्षण है। ऐसा नहीं है कि सारे चीज को हम अपने घटक गए और आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर देखा जाता है गांव देहात में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दारू की इतने लत हो जाते हैं कि अपने पास जो पड़े हुए संसाधन है, चाहे वो भूमि हो, गाड़ी हो, इत्यादि कुछ भी है, दारू पीने के चक्कर में उसे बेच बेच के खत्म कर देते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उस संसाधन से मुक्त कर देते हैं, जिससे उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। तो उम्मीद है कि संसाधनों का संरक्षण का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इसे हम लोग केवल पढ़ना ही नहीं है, अपने जीवन में उतारना भी है कि हमें भी अपने स्तर पर संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करें, सदुपयोग करें, जिससे संसाधनों का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जल का संरक्षण करें, वनों का संरक्षण करें, ऊर्जा का संरक्षण करें। अब कई बार होता है कि बल्ब जलते रहता है और हम लोग देखते रहते हैं, या पंखे चलते रहते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, कौन सा अपना लग रहा है। वैसे भी अब भारत देश में फ्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा चल रहा है। बिहार में ही देखो तो 125 यूनिट फ्री है, तो लोगों को इस बात को के लिए भी कोई टेंशन नहीं होती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा अपना पैसा खर्च होने वाला है। ठीक है, अपना पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन बिजली रूपी संसाधन जो कि भारत के द्वारा उत्पन्न की जा रही है उसका हम लोग विदोहन कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना होगा। इसके बाद मृदा का संरक्षण करते हैं। हम लोग आए दिन मृदा का कटाव कर रहे हैं, नेचुरली तो होता ही है, लेकिन मानव भी करता है। इसके साथ साथ मिट्टी में हम लोग कृषि के रूप में उर्वरक का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मृदा का भी क्षरण हो रहा है, मृदा भी खत्म हो रही है। इसके बाद अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना, जो भी कचरा है हम लोग को सही ढंग से उसे शुद्ध करके ही डालना चाहिए। भारत में जो कल कारखाने हैं उसके जो वेस्ट वाटर्स होते हैं, जिसको बिना ट्रीट किए ही नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल संसाधन की घोर क्या होती है, बर्बादी होती है। नदियां गंदे हो जाते हैं, उसमें जो जलीय जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान देना होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी ने एक और चीज बोली थी, उसी के आधार पर एक चीज होता है, आप देखो, डाकू की अर्थव्यवस्था, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये है क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जो डाकू की अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। क्या है? मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति ही। आप शोषण समझते हैं? शोषण, किसी को इतना आप किसी से इतना छीन लो कि वह बर्बाद ही हो जाए। शोषणात्मक दोहन की जो प्रवृत्ति है, यही क्या है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अगर आपके घर में चोर घुस आए, चोर, तो वह क्या करेंगे? छोड़ के जाएंगे। मान लो ये आपकी पेटी है, अब पेटी में गहने हैं, पैसे हैं, बहुमूल्य घड़ियां हैं, कपड़े हैं, तो ये क्या करेंगे? आपका जितना हो सके इनके बैग में जो जो आ सकता है वो चीजें आपके घर से उठा लेंगे। ठीक वैसे ही जो मानव है अपनी तकनीक के सहायता से शोषण करता है इस प्रकृति के संसाधनों को, वैसे लोगों को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब मनुष्य अपनी लालच, स्वार्थ और अधिक लाभ के लिए मानव एवं प्रकृति का बिना सोचे समझे अधिक मात्रा में तथा बिना संरक्षण के उपयोग करता है, यह प्रवृत्ति ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, सीमित और जरूरत भर के चीजों का उपयोग करना चाहिए, तकनीक का उपयोग मानव के कल्याण करने के लिए होना चाहिए, सहायता करने के लिए होना चाहिए, न कि संसाधनों का विदोहन करने के लिए होना चाहिए। वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित हमें रखने चाहिए। इसके बाद से अगर डाकुओं की अर्थव्यवस्था अगर ऐसे ही चलती रही तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसको देखेंगे। पर्यावरण का पूरी तरीके से नुकसान होगा, खत्म हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन होगा और प्रदूषण बढ़ते जाएगा, जल, वायु, मिट्टी का हमेशा के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा, मानव स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का हनन होगा, इत्यादि चीजें हैं। तो हमें ऐसे लोगों को हमेशा के लिए बैन करना चाहिए, शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ऐसा सोचा गया, पूरी दुनिया के लोगों ने सोचा कि आखिर संसाधनों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर काम करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम की स्थापना की गई। ये रोम क्या है? इटली की राजधानी है। ठीक है, क्लब ऑफ रोम की स्थापना की गई जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला प्रयास था। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, रोम इटली में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था उसको जरा सा आप देखेंगे, यहाँ पर जूम कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं का अध्ययन करना, जो भी विश्व में समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है उसका अध्ययन करेंगे, मानवता के दीर्घकालीन भविष्य के, लंबे भविष्य के लिए चेतावनियां देना कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आप सुधर जाओ। इसके बाद सतत विकास, जो कि सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए जो कि आने वाली पीढ़ियों के पास तक वह विकास पहुंच सके, और सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया गया। इसके बाद वैश्विक सहयोग और शांति को भी बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया गया। और इसके बाद था कि क्लब ऑफ रोम की चिंता के मुख्य मुद्दे क्या थे, इसको कौन कौन से मुद्दे पर बात करनी थी। पहला था कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ये जो पूरा विश्व है और पूरे विश्व में जो प्राकृतिक संसाधन है, इसको सबसे ज्यादा खतरा है तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी संसाधनों पर लोड उतना ही ज्यादा पड़ेगा, संसाधनों का निष्कर्षण उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही तेजी से वह खत्म होगा। और आप जानते हैं कि संसाधन जब खत्म हो जाएंगे तो क्राइसिस शुरू हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अत्यधिक औद्योगिकीकरण, ये तो बहुत बड़ा कारण था। खैर ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन मानव ने इतनी ज्यादा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया जिससे, अब पहले समझो ना, पहले हस्तशिल्प होते थे, हस्तशिल्प जो कि हाथों से चीजों को बनाते थे, जिसमें बहुत समय लगता था, लोगों की जरूरतें भी पूरी हो जाती थी, बेरोजगारी का दर भी बहुत कम था और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होता था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए
लोगों के द्वारा जो बनाए जाते थे उसको हटाकर औद्योगिक यानी कि उद्योग कारखाने लगाने शुरू किए, जो कम समय में ज्यादा उत्पादन करते हैं, जो कि कम समय में संसाधनों का विदोहन ज्यादा करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग उसमें काम करने वाले थे वो बहुत ही कम और प्रोडक्शन ज्यादा, जिससे अत्यधिक लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ये सब चीजें भी। उसके बाद है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। आप देख सकते हैं पेड़ काटते समय लोग तनिक भी नहीं सोचते हैं कि इसका क्या महत्व है, फटाफट उसको निपटाते चले जाते हैं। जंगल के जंगल समाप्त हो जा रहे हैं, कुछ जंगल कृषि के लिए खाली किए जा रहे हैं, तो कुछ जगह अपार्टमेंट्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है, उसका विदोहन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें जल, वायु, मिट्टी को हम लोग, आप ये देखो ड्रेनेज सिस्टम से गंदा पानी जल में मिल रहा है, ये पूरा पानी प्रदूषित हो जाएगा और इसमें जो भी जीव रहते हैं, जो भी शैवाल है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और एक इकोलॉजी पर बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद खाद्य संकट और भूखमरी है, यह भारत में बहुत ही ज्यादा व्याप्त है। खाद्य संकट का जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया में बहुत ही खतरनाक है। भूखमरी भी है। कहा जाता है कि भारत में हर दिन लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक टाइम का खाना ही नसीब होता है और दूसरे टाइम का नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है और ये बढ़ती जा रही है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संतुलन भी इसका मुख्य मुद्दा था। तो पहली बार क्लब ऑफ रोम के द्वारा संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। तो आपको ये याद रखना है कि क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब की गई थी, 1968 में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक कुछ साल बाद 68 के बाद 1972 में, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 1972 में। अब यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है कि इसी विश्व शिखर सम्मेलन 1972 के अंदर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए भी घोषित किया गया कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंस है। बाकी इसका भी वही उद्देश्य था कि पर्यावरण को बचाना, सतत विकास इत्यादि को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, 1972 में हुआ था और प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, बाकी चीजों को आप पॉज करेंगे, आराम से इसको पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट की चीजें होंगी उसे आप जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स आज बना लेते हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स, तो जब आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम से कुछ ही दिन पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं और अंत में जो रिवीजन होता है उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो जरूर आप नोट्स बनाएंगे। अगर आपसे नोट्स नहीं बन पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, हम लोग उसको शॉर्ट नोट्स करके भी आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद है कि ठीक 2 साल बाद 1974 में सुमशेर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा गया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नाम में देखो, छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर। इसको ऐसे जोड़ा जा सकता है कि कम कम इस्तेमाल अगर हम करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सुंदर होगा हमारे लिए भी, इस धरती के लिए भी और उन संसाधनों के लिए भी जिसका हम लोग विदोहन कर रहे हैं। और इस बुक में गांधी जी से जुड़े विचारों को भी प्रकाशित किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, सुमशेर, और इसमें किनके विचारों को प्रकाशित किया गया था, तो गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बुक है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। इसके बाद हम लोग देखना है कि ब्रंटलैंड आयोग, इसका सीधा संबंध था सतत विकास से था। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसमें सतत विकास की संकल्पना की गई और उसके साथ साथ संसाधन के संरक्षण पर भी बल दिया गया। ठीक है, तो ब्रंटलैंड आयोग कब आया था, 1987 में, और इसने किस चीज की संकल्पना की थी, तो वह थी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आप यहाँ देख सकते हैं ब्रंटलैंड आयोग के बारे में। इसने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसका नाम रखा गया था हमारा साझा भविष्य। क्या रखा गया था, हमारा साझा भविष्य।
इस रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट ने विश्व का ध्यान पर्यावरण और विकास के संबंधों की ओर आकर्षित किया और यह रिपोर्ट सतत विकास पर सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख दस्तावेज भी मानी जाती है। तो ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया तो सतत विकास से संबंधित है और यह 1987 में प्रकाशित हुआ था। इसने एक उदाहरण, ये एक परिभाषा भी दिया था कि सतत विकास किसे कहते हैं। आप इसको जरूर समझेंगे, ये नोट भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सतत विकास किसे कहते हैं। तो ब्रंटलैंड ने यह बताया कि विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। सतत विकास ही हमारे और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। सतत विकास के हिसाब से यह है कि हाँ, आज के जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो आज की आवश्यकताएं हैं, जैसे यहाँ देखो सतत विकास की परिभाषा, सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की ओर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को भी आप खत्म कर दो, बिल्कुल भी नहीं। उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं को समझौता किए बिना आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए। यही क्या है, सतत विकास। सतत विकास को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक ऐसा विकास जो कभी नहीं रुकता हो, जो आने वाली पीढ़ियों को भी लाभकारी या लाभ दे, वही क्या है, सतत विकास है। ऐसा नहीं कि जो आज है उसको आज ही निपटा दें और आने वाली चीजों के लिए देखेंगे क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रंटलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित था, जो कि 1987 में आया था। इसके बाद हम लोग प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो इससे संबंधित है उसको भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। इसके बाद आता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी। इस सम्मेलन में देखो, ग्लोबल वार्मिंग, जो धरती है वह धीरे धीरे क्या हो रही है, गर्म होती जा रही है। वन संरक्षण, जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण, जैव विविधता, जीवों में विविधता, और विशेषकर कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता इसमें किए गए थे। यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि कब ये हुआ था, यहाँ ध्यान देना। इसका जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है वह 1992 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ये एग्जाम में भी सवाल आता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ था और इसमें कुल 178 देश शामिल हुए थे। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि यह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था जो पृथ्वी के पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया के देशों को एक साथ लाया। ठीक है, इससे इसकी जो प्रमुख बिंदु थी कि सतत विकास की अवधारणाओं पर जोर देना, जंगल, जल, वायु और जीव जंतुओं की रक्षा करना, देशों के बीच पर्यावरण संरक्षण हेतु सहयोग और एजेंडा 21 को अपनाना। ठीक है, अब एजेंडा 21 क्या था, इसके आगे हम लोग उसको भी देखेंगे कि सतत विकास को सफल बनाने के लिए पूरे विश्व के द्वारा अपने अपने स्तर पर, स्थानीय निकाय हो या फिर राष्ट्रीय इकाई हो, अपने अपने स्तर पर 21 कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो कि सतत विकास को पूर्ण करने में सहयोगी होंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो पृथ्वी सम्मेलन प्रथम हुआ था वह हुआ था 1992 में और स्थान था रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है कार्यक्रम 21, जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। यह क्या है कि एजेंडा कार्यक्रम 21 एक विस्तृत कार्य योजना है जिसमें 21वीं सदी में धरती और लोगों के सतत विकास के सुनिश्चित करने के लिए उपाय दिए गए हैं। इसमें कुल 21 उपाय थे। इसके जो मुख्य मुख्य उपाय है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है पर्यावरण की रक्षा करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना, गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन को देना, सामाजिक न्याय और समानता को लाना, आर्थिक विकास एवं रोजगार, और वैश्विक सहयोग और शांति। आज आप देख रहे हैं अमेरिका और ईरान में कैसे युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन है
उसका विदोहन किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। उसके साथ साथ जो हॉर्मुज जल संधि थी उसको रोक दिया गया है, जिसके वजह से और भी क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यह बहुत ही निंदनीय चीजें हैं, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में विदोहन हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। इस पर पूरी दुनिया को एक साथ बैठकर समझौता जरूर कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रमुख क्षेत्र भी दिए गए हैं, आप इसको पढ़ेंगे। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जो कार्यक्रम 21 है यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का ही भाग था, उसी में इसको भी अपनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी 1992 में ही किया गया था, रियो डी जेनेरो में ही। और इसमें सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 21 कार्यक्रम चलाए जाने थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, इसे अनसेड के तत्वाधान में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इस पर होने वाले खर्च के लिए विश्व पर्यावरण कोष को का भी निर्माण किया गया कि भाई यह एक कोष बनेगा जो इस पर खर्च होंगे उसका वह वहन करेगा। तो एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन प्रथम हो चुका था 1992 में रियो डी जेनेरो में, और दूसरा है कि 23 से 27 जून 1997 में हुआ था, और हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक 5 साल के बाद उसी को विचार करने के लिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के विचार करने के लिए, इसके देख रहे हो प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद इसका आयोजन किया गया, और इसे +5 सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ विशेष चीजें नहीं हुई थी। बढ़ते हैं आगे। हाँ, आज के लिए इतना काफी है, बहुत ही समय भी हो चुका है, और आज हम लोग कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज्यादा देख चुके हैं। अगले दिन हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल समझौता और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, सतत विकास की अवधारणाएं इत्यादि को खत्म करते हुए MCQ क्वेश्चंस को भी देखते चलेंगे, ठीक है, साथ साथ। क्योंकि इस एक चैप्टर में क, ख, ग, घ और अंग तक है, तो हम लोग को पूरा देखना है। टोटल 126 पेज में एक चैप्टर को संनिहित किया गया है, तो हम लोग MCQ को अलग से नहीं उसी पाठ में रखेंगे, और जब 126 पेज खत्म हो जाएगा तब हम लोग एक ग्रैंड 100-200 के 200 प्लस MCQ जो बन जाएगा उसको हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।